हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने जनरल एंट्री पढ़ा था। जनरल एंट्री में ये 7 स्टेप है। 7 स्टेप में स्टेप नंबर 1 सिंपल जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गया है। सेकंड है कंबाइंड जनरल एंट्रीज, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओपनिंग जनरल एंट्रीज, इसका भी डिस्कशन हो गया। एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज, इसका भी डिस्कशन हो गया। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज, इसका भी डिस्कशन हो गया। आज हम लोग इस मुद्दे पे काम करेंगे, जीएसटी, जनरल एंट्रीज रिलेटेड विथ जीएसटी। ये जीएसटी नया मैटर है, ये 2017 में ये रूल पास हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। भारतवर्ष के अंदर में पहले क्या था, कई तरह का टैक्स लगता था। टैक्स पे ही लोग उलझे रहते थे। एक ही वस्तु पर उनको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, सेल टैक्स देना पड़ता था, परचेज टैक्स देना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता, इस तरह से टैक्स। और टैक्स किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम है। आपको रोड मिलता है, आपको स्ट्रीट लाइट मिलता है, आपको बहुत ऐसा सुविधा मुफ्त में मिलता है जो आप यूज करते हैं। वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो सुविधा प्रोवाइड करती है। वो आता कहाँ से है? गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से क्रिएट होता है? तो फंड क्रिएट करने में टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे सैलरी पे जो हम पेमेंट करते हैं, इनकम पे जो हम पेमेंट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, जहाँ से सामान खरीदते हैं उनको देते हैं, फिर वो आगे देता है, इस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट तक ही पहुँचता है। तो दिस टाइप ऑफ टैक्स आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2017 को इंप्लीमेंट हुआ। इसके पीछे सरकार का क्या लॉजिक है? लॉजिक देखिए क्या है, यहाँ पे दिखलाता है कि टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल। पहले क्या होता था कि सेंट्रल ये सब टैक्स कलेक्ट करती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी एंड एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्सेस। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स के तौर पे डिफरेंट टैक्सेस वसूलती थी, जिससे टैक्स पे को बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता था कि भाई एक ही प्रोडक्ट पे हम कई तरह का टैक्स देते हैं, सरकार ऐसा है वैसा है। तो इसके पीछे एक लॉजिक दिमाग में आया, एक्सपर्ट्स के दिमाग में, कि 1 कंट्री 1 मैन 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 मैन एंड 1 टैक्स। ये विचार के प्रिंसिपल के को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था, सबको यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर दिए और जीएसटी के रूप में चार्ज करें। ये जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब है। इसके अंदर में 0% कुछ प्रोडक्ट पे, जो नेसेसरी प्रोडक्ट है, आवश्यकता का जरूरी चीज़ है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है, टैक्स फ्री है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% तक का टैक्सेस चार्ज करने का स्लैब है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये उनका डिपार्टमेंट का काम है। इसमें वो बदलाव भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को टैक्स के अंदर रखें कि इसको बाहर रखें, वो सब फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि सेंट्रल के द्वारा लिए गए डिफरेंट टैक्सेस को और स्टेट के द्वारा लिए गए डिफरेंट टैक्सेस को
मर्ज कर दिया गया और जीएसटी फॉर्म किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। जीएसटी 3, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, सीजीएसटी, सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्सेस, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया, ठीक है। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये दोनों अगर जब मिल जाता है तो कंबाइंड तौर पे हम उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एसजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ पे चार्ज होता है? सेल इन ओन स्टेट। अगर हम मान लो कि हम झारखंड के रहने वाले हैं, रांची के रहने वाले हैं और जमशेदपुर में माल बेचते हैं, जमशेदपुर भी झारखंड के अंदर में है, तो ये एसजीएसटी में आएगा और सीजीएसटी में आएगा। हमको टैक्स देना पड़ेगा। जितना हम टैक्स देंगे वो दोनों का टैक्स बराबर बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ले लेगी। अगर हम आईजीएसटी दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा दे देगा उसको। या फिर हम सेपरेट एसजीएसटी और सीजीएसटी भी दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका परसेंटेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को उसका परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सेल इन ओन स्टेट। अगर हम अपने स्टेट में ही बेचते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और जब ये इंटीग्रेटेड हो जाता है, जब हम एक टैक्स देते हैं, दोनों को मिला करके दे देते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ, तो वो आईजीएसटी कहलाता है। ये इंटर स्टेट हो जाता है। यदि एक व्यापारी, एक स्टेट का व्यापारी दूसरे स्टेट में माल बेचता है तो उस स्थिति में आईजीएसटी लगता है। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का उसको शेयरिंग दे देती है। तो और यूजीएसटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई शेयरिंग नहीं रहता है। तो जीएसटी क्या है इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है कि जब हम सामान परचेज करते हैं, कैश में परचेज करें या क्रेडिट में परचेज करें, अगर हम परचेज करते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ेगा और हम सेल कर रहे हैं तो हमको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं, जब हम लोग गुड्स सोल्ड तो हम लोग इसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी। और जब हम लोग गुड्स सोल्ड नहीं, गुड्स परचेज तब पेड करते हैं। परचेज में पेड करेंगे, सेल में तो कलेक्ट करेंगे। गुड्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है। हम सामान खरीदते हैं, हमको टैक्स देना पड़ता है जिससे हम परचेज करते हैं। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड, तो हम इसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो ये हमारा अकाउंटिंग आइडिया में आएगा। ये टर्म हमारे एंट्री के अंदर में लिखेंगे हम लोग। अब इससे रिलेटेड 2-4 एंट्री करते हैं, वो एंट्री को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट में। एक और बात है कि इनपुट सीजीएसटी ये पेबल है, पेड करते हैं इसको। और आउटपुट सी एंड एस भी लिख दीजिएगा, है ना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो हम लोग देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, ये हम लोग करते हैं कलेक्शन। अब इन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है, हम कुछ टैक्स पे किए और कुछ टैक्स, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम तो माल परचेज करेंगे, सेल करेंगे। बिजनेसमैन क्या करता है? वो होलसेलर से या प्रोड्यूसर से माल खरीदता है और क्या करता है? कस्टमर को माल बेचता है। माल बेचेगा तो टैक्स कलेक्ट करेगा और माल खरीदेगा तो टैक्स पे करेगा। तो इसका जो डिफरेंसेस होता है, उस डिफरेंसेस को ही हम लोग पेमेंट में रखते हैं। या फिर अगर मान लो कि हमारे पास हम ज़्यादा टैक्स पे कर दिए हैं, हाँ ठीक है, हम अगर ज़्यादा कलेक्शन किए हैं तो गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। इफ या फार्मूला इसको एक डेवलप करो ना, आउटपुट एस और सीजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट एस और सी
जीएसटी, ये हो जाता है टैक्स पेड, ये पेड अमाउंट होता है टैक्स पेड, पेबल, जो हमको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये अगर इफ कलेक्शन आउटपुट एस और सी जीएसटी मैंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये अगर ज़्यादा है, जो कलेक्शन हमारा ज़्यादा है और जितना हम पेमेंट किए हैं, तो कलेक्शन का और पेमेंट का डिफरेंसेस को हम लोग गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। और यदि अगर मान लो कि सपोज आपने ज़्यादा पेड कर दिया है, इट मीन्स इनपुट स्टेट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इज ग्रेटर देन आउटपुट स्टेट एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है, तो ये अमाउंट चूंकि हम ज़्यादा पेड कर चुके हैं, तो इस अमाउंट के बैलेंस को हम लोग बैलेंस बना के रखेंगे एडजस्टमेंट के लिए, इन फर्दर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट वैल्यू हो जाता है, एडजस्टमेंट के लिए चली जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इसको हम लोग सेट ऑफ भी बोलते हैं, सेट ऑफ, एडजस्टमेंट कर देना, मतलब जितना हम कलेक्शन किए हैं, जितना हम पेमेंट किए हैं, अगर उसमें आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसको बराबर करके छोड़ देते हैं, तब हम टैक्स नहीं देते। उसके लिए कागजात जो है, कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, वो इनकम टैक्स ऑफिस में मिलता है, वो हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं। तो ये आइडिया डेवलप हो गया आपके दिमाग में। अब इससे रिलेटेड कुछ इंटीज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी इन जनरलिटीज इन एरिया ऑफ अकाउंटेंसी। एक नंबर इंट्री बना रहे हैं हम लोग, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 10,000 and paid 5% SGST and CGST each। ये हमारा पहला एंट्री बनेगा। दूसरा हम लोग एंट्री लिख रहे हैं, ये कैश परचेज हो गया। दूसरा एंट्री लिख रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू राज for rupees 10,000 and charged 5% CGST and SGST each। ये दूसरा बनता है, ठीक है। तीसरा एंट्री हम लोग बनाएंगे, गुड्स रिटर्न बाई राज रुपीज 1,000। ये तीन एंट्री अभी हम लोग देखेंगे, फिर चौथा एंट्री और पांचवा एंट्री देंगे। ये हमारा जीएसटी से रिलेटेड एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। पर देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे जनरलिटीज बनाएंगे उसका फॉर्मेट होता है, आप जानते हैं। फॉर्मेट के अंदर बनाना है, फॉर्मेट डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो होता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, ये आप जानते हैं। फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी जनरलिटीज जहाँ भी बनता है वो फॉर्मेट में बनता है, अपने फॉर्मेट में बनता है, रूपरेखा में। नंबर 1 क्या है, गुड्स। मान लो कि अभी सीजीएसटी एसजीएसटी को आप भूल जाइए। गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद में माल खरीदते तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, तो हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, सिंपली जो सिंपल एंट्री में हम लोग सीखे थे, या गुड्स अकाउंट डियर या परचेज अकाउंट डियर। तो गुड्स अकाउंट डियर या परचेज अकाउंट डियर टू कैश करते हैं। अभी यहाँ पे हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। तो परचेज में हमने क्या बताया था आपको कि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी शब्द का प्रयोग करना है जब हम पेड करते हैं। तो यहाँ पे हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है, दैट इज परचेज अकाउंट डियर या गुड्स अकाउंट डियर। परचेज अकाउंट डियर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डियर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डियर टू कैश। ये हम लोग एंट्री करेंगे। कितने का माल हम लोग परचेज कर रहे हैं, 10,000 का परचेज में आप 10,000 लिख दीजिए। 5% सीजीएसटी है तो 10,000 का 5% निकालेंगे 500 निकलेगा, एसजीएसटी भी 500 निकलेगा, और यहाँ पे हम लोग 11,000 पेमेंट करेंगे, यानी कि 500 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 500 स्टेट गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट नहीं देंगे, हम जिससे माल परचेज किए उसको देंगे, फिर वो उसके आगे वाले को दिया होगा,
तो टैक्स हम पेड करते हैं, टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, दोनों के बैलेंस एडजस्टमेंट अमाउंट को हम लोग भेजते हैं, जो कि नीचे में 3 आइडिया बताए थे कि आउटपुट CGST एंड SGST माइनस इनपुट CGST एंड SGST इक्वल टू अमाउंट पेबल फॉर टैक्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड CGST एंड SGST पेड। ये हमारा नरेशन हो गया नंबर 1 का। ठीक है। सेकेंड हमारा बोलता है गुड्स सोल्ड टू राज। ये कैश परचेज था, गुड्स सोल्ड डी, परचेज ही लिखो क्योंकि अभी परचेज समझेंगे फिर बाद में सेल करेंगे। तो गुड्स परचेज बाई राज। ठीक है, गुड्स परचेज बाई राज, राज के द्वारा माल खरीदा गया, इट मीन्स क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? इस सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राज, गुड्स परचेज फ्रॉम राज, राज से माल खरीदा। तो ये एंट्री क्लियर हुआ। परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, क्योंकि एक कैश परचेज हुआ है। सेकेंड एंट्री हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम राज, राज से माल खरीदा, इट मीन्स क्रेडिट परचेज। जब किसी का नाम रहता है और कैश नहीं रहता, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। तो परचेज हम करेंगे तो गुड्स आएगा या परचेज आएगा? परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट CGST अकाउंट डीआर, इनपुट SGST अकाउंट डीआर टू राज अकाउंट, राज अकाउंट। जब अकाउंट लिखेंगे तो S लगा देंगे, नहीं तो अकाउंट हटा देंगे अगर S नहीं लगाएंगे तो। ये अमाउंट 10,000 है, ये अमाउंट 5% 500 होगा, 500 होगा, और ये 11,000 हो जाएगा। सेम एज नरेशन भी ऐसा ही लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश की जगह लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट। ठीक है, तो नरेशन सेम हो जाएगा, सिर्फ कैश की जगह पे क्रेडिट शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। नंबर तीसरा एंट्री हम लोग बात करेंगे, गुड्स रिटर्न टू राज। राज कुछ डिफेक्टिव माल दे दिया या कुछ आउट ऑफ ऑर्डर दे दिया, जो हम ऑर्डर नहीं दिए थे वो भी माल हमको भेज दिया, तब उस माल को वापस कर सकते हैं। दैट इज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। ध्यान रखना, परचेज रिटर्न के लिए ही हम लोग दूसरा शब्द यूज करते हैं, रिटर्न आउटवार्ड। गुड्स रिटर्न टू राज, राज को 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया गया। तो राज को माल वापस कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास क्या आएगा? राज अकाउंट डीआर, और क्या होगा? टू परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवार्ड लिखो। रिटर्न आउटवार्ड ज्यादा बेटर होता है, लेकिन अभी रिटर्न आउटवार्ड शब्द आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि आप अभी नए नए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग परचेज रिटर्न लिख रहे हैं। टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। नरेशन लग देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू राज। कितने का माल वापस हो रहा है? ये माल वापस हो रहा है 1,000 का। इसका 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपीज, और इसका 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपीज। ठीक है, ये 1100 रुपीज का माल राज को हम वापस कर देंगे। ठीक है, अब इसको ही सेल्स के सेल्स में लगा दो। ये एंट्री जो है इसको हम लोग सेल्स के सेल्स में लगा देंगे। तो सेल्स के सेल्स में लगा देंगे तो ध्यान देखना, अभी हम करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अदर में बहुत लंबा ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसको बताएंगे। अभी आपको समझा दे रहे हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी है।
अगर आप माल नकद में बेच रहे हैं, इसको डेबिट कर दो। इसका सेल्स के सेंस में लिख रहे हैं कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST कर देंगे। अमाउंट लिख देंगे उसी तरह से जैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका करेंगे तो इसका भी काम हम लोग इसी तरह से करेंगे। राज अकाउंट DR टू, ये कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है, ध्यान रखना, टू सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये इसका हो जाएगा। और रिटर्न का भी एंट्री होगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR आउटपुट CGST अकाउंट DR आउटपुट SGST अकाउंट DR टू राज अकाउंट लिख देंगे, टू राज। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये पोस्ट ऑफिस से दी इसलिए अकाउंट के यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखे हैं, पोस्ट ऑफिस से नहीं दिए, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका एंट्री करेंगे। सेल का भी वेजेस से रिलेटेड भी होता है, जिसमें टैक्स लगता है, उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट GST लगाते हैं। एक्सपेंसेस में हम लोग इनपुट GST शब्द का प्रयोग करते हैं। और कलेक्शन अगर हमारा होता है तो आउटपुट GST का कलेक्शन का एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपका GST से रिलेटेड जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसा स्पेशल जनरल एंट्री जो होता है उसके बारे में 10, 12, 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हमने शुरू के क्लास में ही बताया था कि भाई जनरल एंट्री जितना करो वो कम है, क्योंकि हम लोग का फाउंडेशन है, बेस है, रूट है। अकाउंट्स का ये फाउंडेशन है, जितना आपका स्ट्रांग होगा जनरल एंट्रीज उतना ज़्यादा आप होशियार बनेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आपको जनरल एंट्री बनाना है, इसकी जानकारी आपको हो गई। अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, कुछ अदर एंट्रीज बहुत होता है, ये जितना बनाओ उतना कम होता है। जो आपका कॉमन है, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बिजनेस करके पैसा अर्न करके फैमिली को चलाता है, अपने बिजनेस को बढ़ाता है, फ्यूचर के लिए सेविंग करता है, ठीक है। तो मंथली खर्च के लिए या डेली खर्च के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से जो पैसा निकालता है उसको हम लोग ड्राइंग शब्द कहते हैं। तो कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज, कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, गुड्स लॉस्ट बाई फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, इन फुल, इन पार्ट, नो एक्सेप्टेड, नो एक्सेप्टेड, ठीक है। हम लोग अभी इस एंट्री को करते हैं, इसके बाद भी हमारा एंट्री और आएगा, ठीक है।
कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इसका एंट्री हम लोग कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ये फॉर्मेट में होगा, और जो अमाउंट होगा अमाउंट लिख देंगे, जैसे लिखते हैं अमाउंट लिख देंगे। बीइंग कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ये 1 हो गया। अगर आपका दुकान है, आपका व्यापार है, मान लीजिए कि आपके बच्चे अभी इंटरमीडिएट 11 क्लास में आए हैं और आपका बुक स्टॉल है, खुद का किताब का दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, किताब कॉपी कलम वगैरह आपके यहाँ मिलता है, तो आपके बच्चों को उसका जरूरत पड़ेगा। 11 में आप अभी एंट्री किया है तो 10 पास करके 11 में आया है, तो वो आपको लिस्ट बना के दे दिया, पापा ये सब किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, ऐसा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, पेन वगैरह। आप शाम में दुकान से जब घर आ रहे हैं तो आप लेते आ रहे हैं। मान लो कि आपने दुकान से 500 रुपये का सामान लेके घर के लिए आया, बच्चों के लिए लेके आया, तो आप कैश ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सामान गुड्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग टू परचेज लिखेंगे या ड्राइंग टू गुड्स लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट या टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज, सभी का मतलब होता है निजी प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया गुड्स ड्रॉ किया, ये एंट्री हो गया कैश ड्रॉ किया। ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बैंक से भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग टू बैंक कर देंगे। अगर आप अपने दुकान के तिजोरी से, गल्ला से पैसा निकालते हैं तो ये कैश होगा, और अगर आप बैंक से पैसा निकाल के पर्सनल यूज करते हैं तो यहाँ पे बैंक होगा। ड्राइंग सब तो रहेगा ही, डेबिट होगा ही। तो ये 2 एंट्री क्लियर हुआ। तीसरा बोलता कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जैसा पेड सैलरी हम लोग सिंपल एंट्री में किए थे, पेड सैलरी पेड वेजेस, वैसा इंश्योरेंस अकाउंट डियर टू कैश। ये देने का मेन मकसद है हमको 4 नंबर समझाने के लिए, 4 नंबर एंट्री को समझाने के लिए। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपको बताए थे 8 to 10 में इंश्योरेंस बताए थे कि इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जनरल हमारे दुकान का या दुकान में जो प्रोडक्ट है उसका इंश्योरेंस जब कराते हैं तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर में आता है, और बिजनेसमैन जब अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है तो वो ह्यूमन बीइंग का लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में आता है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है तो इसके लिए दूसरा एंट्री होगा, इसके लिए दूसरा एंट्री होगा। तो पहले हम लोग 3 नंबर के लिए एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट डियर टू कैश, ये तो सिंपल है, इंश्योरेंस अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। अभी यहाँ पे बिजनेसमैन के लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं, उसका प्रीमियम दे रहे हैं बिजनेस से, तो ये क्या हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डियर टू कैश। ध्यान रखना, पर्सनल हो गया, ड्राइंग अकाउंट डियर टू कैश, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, नरेशन में आप क्लियर कर दो, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। ये एंट्री नंबर 4 हो गया। एंट्री नंबर 5, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी से नुकसान हो जाता है, दुर्घटना से नुकसान हो जाता है, अगजनी से नुकसान हो जाता है, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से भी वो लॉस नुकसान होता है तो हम लोग लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डियर, या लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डियर, या लॉस बाय फायर अकाउंट डियर टू परचेज। तो इसका एंट्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉस बाय फायर है ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डियर टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर मान लो कि एक्सीडेंट से होता है, अगर एक्सीडेंट से होता है तो लॉस बाय एक्सीडेंट लिखेंगे, अगर चोरी से होता है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, और यहाँ पे परचेज लिख देंगे, गुड्स लिख देंगे, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डियर, या लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डियर, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डियर टू परचेज या टू गुड्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये नुकसान हमारा हो गया। कुछ बुकों में इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखलाता है,
लॉस बाई फायर नहीं लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस लिख देगा। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग पढ़े हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी लॉस और एक्सपेंस होता है सबको डेबिट। ये जितना भी आप जनरल देख रहे हैं सब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है। आप किसी भी एंट्री को आजमा के देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम। ये हमारा सामान का आगजनी हो गया, लॉस हो गया, हम उसको इंश्योर्ड करा के रखे थे, उस सामान का, उस प्रोडक्ट को हम लोग इंश्योर्ड करा के रखे थे। तो इंश्योर्ड करा के जब रखे तो इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो गया कि इनका नुकसान हुआ तो पूरा पैसा दे दिया हमको, फुल अमाउंट जितना हमारा क्लेम था। मान लो कि सपोज 10,000 रुपये का सामान हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम 10,000 का क्लेम किए, इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी करने के बाद हमको 10,000 दे दी, ये फुल पेमेंट मिल गया। पार्ट मान लो कि दूसरे केस में कि इंश्योरेंस कंपनी हमको 10,000 नहीं देके 8,000 दिया, 2,000 कम दिया, हम क्लेम किए थे 10,000 का लेकिन हमको 2,000 ही दिया। वो उसको ये कैलकुलेशन करने पे उसके विभाग को ये पता चला कि भाई प्रोडक्ट का दाम 8,000 रुपया होगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी वाले को पता चल जाता है कि भाई ये असावधानी के चलते या गलत तरीके से ये नुकसान हुआ है तो उसको क्लेम नहीं भी दे सकता है, नो एक्सेप्टेड, नो क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एंट्री क्या होगा, पहला तो हमारा लॉस हो गया, अभी लॉस हमको पूरा मिल जाएगा। तो इसके लिए पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं 6 नंबर के लिए, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट यार टू लॉस बाई फायर, ये हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एडमिटेड, क्लेम एडमिटेड। अगर यहाँ पे क्लेम एडमिटेड एंड पेड बोलेगा तो यहाँ पे एक एंट्री और लिखेंगे, लिख देंगे कैश अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट, ये एडमिटेड है। ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड या एडमिटेड, क्लेम एडमिटेड, एक्सेप्ट किया गया, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, अभी पेमेंट नहीं दी है, चेक काट के आपको नहीं दिया है। अगर वो चेक देगी तो एक एंट्री पहले लॉस का दिखलाएंगे, फिर क्लेम एडमिट का दिखलाएंगे, फिर एक एंट्री और दिखलाएंगे कैश अकाउंट या टू, एक एंट्री यहाँ पे आपको डाल के दिखला दे रहे हैं बॉक्स के अंदर में, ये यहाँ पे शब्द नहीं है इसलिए एंट्री नहीं होगा, लेकिन अगर एडमिटेड के साथ बोलेगा एडमिटेड एंड पेड तो कैश अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट हो जाएगा, जब पैसा मिल जाएगा फुल अमाउंट। तो यहाँ पे मान लो कि सपोज 10,000 का नुकसान हुआ तो यहाँ 10,000 लिखेंगे, यहाँ 10,000 का एडमिट हुआ 10,000 लिख देंगे, यहाँ पे 10,000 मिल गया तो 10,000 लिख देंगे, अभी ठीक हुआ। ये हो गया फुल एडमिटेड। पार्ट एडमिटेड में क्या करेंगे हम लोग, लॉस तो पूरा दिखलाएंगे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट यार, ठीक है, और टू लॉस बाई फायर लिखे है ना, वो जितना एडमिट करेगा वो लिख देंगे, और यहाँ पे जितना पेमेंट पार्ट पेमेंट करेगा पार्ट पेमेंट करेंगे, बाकी डिफरेंस जब लेजर बनेगा तो डिफरेंस का पता चल जाएगा कि उतना हमारा लॉस हुआ है। और क्लेम एडमिट नहीं करेगा तो सिर्फ लॉस का एंट्री करेंगे और क्लेम एडमिट का एंट्री नहीं करेंगे। तो ये एंट्री हमारा 6 एंट्री जो था वो अदर्स में आ गया, ठीक है। और भी है एंट्री, एक एंट्री है तुम्हारा परचेज हॉर्स एंड कार्ट्स फॉर ₹3,000 and 1,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद है हॉर्स डाइड आफ्टर 3 months and its carcass was sold for ₹1,600. Goods worth ₹1,000 and personal shirt of ₹85 डोनेटेड। ये 3 एंट्री अभी बता रहे हैं। एंट्री इंटलेस है, बनाते जाओ बनते जाएगा, नया नया मैटर आते जाएगा। एंट्री अगर सीख लिए तो अकाउंटेंसी सीख लिया। एंट्री में आप जितना सीखेंगे जितना किताब में है वो बहुत कम है, इसलिए एंट्री में खूब टाइम दो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब देखो, वेरियस ऑफ एग्जाम्पल देखो, वेरियस ऑफ बुक देखो, वेरियस ऑफ मटेरियल्स कलेक्ट करो, ठीक है। परचेज हॉर्स एंड कार्ट्स फॉर ₹3,000 and 1,000। कार्ट्स बने होता लकड़ी का गाड़ी, हॉर्स बने होता घोड़ा, यानी घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी, जैसे बुलक कार्ट होता है ना बैलगाड़ी, तो हॉर्स कार्ट,
ये हम लोग माल को लाने ले जाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का कम हो और हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मेंटेन हो, कंपटीशन में हम अपने आप को ज़्यादा स्टैंड कर पाए। तो परचेज हॉर्स एंड कार्ट्स, तो आप लिख सकते हैं हॉर्स सेकंड ईयर, कार्ट सेकंड ईयर, लेकिन इसके लिए हॉर्स के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, लीव स्टॉक अकाउंट ईयर, कार्ट सेकंड ईयर टू कैश अकाउंट। ये 3000 रुपये का घोड़ा खरीदा गया है, 1000 रुपये का लकड़ी का गाड़ी है, इट मीन्स टमटम गाड़ी हो गया पूरा, ये 4000 रुपये। इस तरह से नरेशन में लिखेंगे बीइंग हॉर्स एंड कार्ट्स परचेज फॉर कैश। अब क्या 3 महीने के बाद घोड़ा मर गया और उसके चमड़ी से 1600 रुपये मिला। आप जानते हैं कि बहुत ऐसा जानवर है जिनके मरने के बाद भी उनके चमड़ी का प्रयोग किया जाता है, उनकी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं समझना कि घोड़ा मर गया तो उसका चमड़ी बेकार हो जाता है। बहुत सारा जो होता है रिसाइकिलिंग में आ जाता है। आप देखते होंगे कि घर घर कचरा कलेक्शन करता है तो उसको ये अलग अलग कलर के डब्बे में रखता है, गीला कचरा अलग है वो, तो उससे ऑर्गेनिक खाद बनता है। कुछ जो प्लास्टिक मटेरियल्स होता है वो रिसाइकिलिंग में आ जाता है, फिर रिप्रोडक्शन उसका होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे बोलता है कि हॉर्स डाइड, घोड़ा मर गया आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, एंड इट्स करके बाद सोल्ड फॉर ₹1600। तो ये जब घोड़ा मर गया तो हमारा नुकसान हुआ, तो सबसे पहले लिख दो कैश अकाउंट यार, लॉस ऑन डेथ ऑफ लिव स्टॉक डीआर टू लिव स्टॉक, इसको स्टॉक लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी आपका घोड़ा कितने का था? 3000 रुपये का, उसकी चमड़ी से आपको कितना मिला? 1600 रुपये मिला, तो बाकी 1400 रुपये क्या हुआ? आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया। नुकसान मीन्स लॉस। तो लॉस ऑन डेथ ऑफ, अभी क्या बताया कि जो लॉस होता है लॉस बाई फायर, तो लॉस बाई फायर लिखते हैं। एक्सीडेंट्स होता है तो लॉस बाई एक्सीडेंट लिखते हैं। लॉस बाई थेफ्ट होता है, यहाँ पे लॉस बाई डेथ हो गया है, तो लॉस ऑन डेथ ऑफ लिव स्टॉक अकाउंट यार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एंट्री करेंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो पीएल लिखिए, लेकिन ये ज़्यादा उतना मजा नहीं देगा पीएल अकाउंट। नेक्स्ट वन आपका होता है गुड्स वर्थ ₹1000 एंड पर्सनल सर्ट ऑफ ₹85 डोनेटेड। 1000 रुपये का सामान और 85 रुपये का पर्सनल सर्ट डोनेट किया। अब आपको लगेगा कि ये पर्सनल सर्ट डोनेट करने का सिचुएशन क्या हो गया। मान लो कि आपके मोहल्ले में एक मंदिर है, मंदिर का बाउंड्री वॉल गिर गया है और पंडित रहते हैं वहाँ पे, पूजा करने वाले रहते हैं, वो आपको जानते हैं कि भाई आप ईंटे भट्टे का मालिक हैं, ईंटे का कारोबार करते हैं, ब्रिक्स का आपका बिजनेस है। तो एक दिन आपको मिले और बोले कि ठंडे का मौसम था, आप बोले कि जजमान ऐसा काम करो कि भाई दीवार टूट गया है और कुछ ईंटा बर्बाद हो गया, एक ट्रक ईंटा दे दो मंदिर के लिए। हम बोले ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है, मंदिर को तो तुम दे दिया, मेरे को क्या, पुजारी को ठंडे में। तो हम जैकेट लिए थे, हम जैकेट निकाल के दे दिए, बोले लीजिए बाबा, कल तो खरीदे इसको, आप ले लीजिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ गया। देखो हम बताया ना कि एंट्री बहुत हो सकता है, जहाँ से भी निकालोगे सब एंट्री निकल जाएगा। तो गुड्स वर्थ ₹1000 एंड पर्सनल सर्ट ऑफ ₹85 डोनेटेड। तो गुड्स वर्थ, ये तो गुड्स हमारा बिजनेस का है, लेकिन पर्सनल सर्ट जब जिस वक्त हम लिए थे उस समय एंट्री हम कर दिए थे। मान लो बिजनेस के पैसा से ही हम अपना पर्सनल सेट लिए, उस समय हम ड्राइंग टू कैश कर दिए थे पर्सनल यूज के लिए, अभी जस्ट बात किए हैं, तो इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो अभी आप गुड्स को डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन अकाउंट यार 1 2 3, डोनेशन अकाउंट यार टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट, पर्सनल सेट का नहीं करेंगे, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। ये 85 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी 1085 का तो करना नहीं है, बीइंग गुड्स डोनेटेड, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। एंट्री और भी है, हम खत्म कर रहे हैं एंट्री को, लेकिन जनरल एंट्री खत्म नहीं होता है, ये आप बनाते रहो, पूछते रहो, बनाते रहो। बहुत अभी भी है, बहुत सारा वेराइटीज ऑफ एंट्रीज है जो हम आपको अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा, जितना लंबा कर सकते हो, 1 महीना 2 महीना भी लंबा हो सकता है। तो वो आपका काम है। और आप कुछ डाउट को पूछो, जो नहीं बनता है व्हाट्सएप करो, कॉल करो, नंबर आपको दे ही दिए हैं अपना,
और भी इंटीज है, जस्ट नमूने के लिए हमने 6-7 अदर में रखा। ये अदर जो है वो इंटलेस है, जाते जाएगा इंटी आते जाएगा, जाते जाएगा आते जाएगा। थैंक यू।